गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी भारत की खोज पुस्तक का पाठ 2 तलाश प्रारंभ करेंगे। हमने अहमदनगर का किला पाठ पढ़ लिया है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि नेहरू जी ने अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान वहाँ पर लेखन का कार्य करने की मन में सोची और ये सोचा कि मैं भारत के अतीत के बारे में ही लिखूँगा, लेकिन उसे सिर्फ ऊपरी तौर पर ही स्पर्श करने की कोशिश करूँगा। अब हम इससे आगे पाठ पढ़ेंगे। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने ही इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? कि उन्होंने भारत के अतीत के पास्ट के बारे में लिखने की जब सोची बेटा, तो उन्होंने ये सारे क्वेश्चन आए कि भारत महान किन कारणों से था, फिर भारत ने अपनी शक्ति को कैसे खोया, ज़्यादा जनसंख्या होने के अलावा भारत के पास और क्या ऐसी चीज़ें थी जिससे भारत को बहुत महान कहा जा सकता था, और आधुनिक विश्व में भारत का क्या रूप है या किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करता है दूसरे देशों के साथ। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। आलोचक क्रिटिसिज्म बेटा, है ना। एक तो सिर्फ प्रशंसा करना होता है, एक आलोचक जो होते हैं वो आपके गुण और दोष दोनों को देखते हैं, है ना। तो कि मैं भारत का प्रशंसक रहा हूँ, भारत का नागरिक हूँ, लेकिन मुझे भारत के बारे में लिखना है तो मैंने इसे एक आलोचक के रूप में देखा, जिससे मैं भारत की अच्छी और बुरी दोनों बातों को जान सकूँ। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। अतीत के अवशेष मतलब बचे हुए टुकड़े, है ना। तो हमारे पास की जो कुछ ऐसी बातें जिन्हें वो स्वयं भी नापसंद करते थे। एक हद तक मैं उस पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसी भाव से देखा जैसा संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था, है ना, कि भारत के पास ऐसा कुछ है जो उसे आज तक इस रूप में बनाए रखने में सक्षम है। तो कि वो क्या चीज़ है भारत के पास? मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, है ना बेटा। हमारी ये सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, जिसमें एक मोहनजोदड़ो एक नगर था, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया गया है। 5000 ईयर्स अगो ये सभ्यता हुई ऐसा माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक और प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है उसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, है ना। कि भारत के लोगों में जो भारतीयता का गुण है ना, कि वो अपनी जड़ों को, अपने संस्कृति को पहचानते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। यही एक गुण है जो भारत को इतना 5-6 हजार वर्षों से साथ में लेता चला आ रहा है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से बराबर उसका निकट संपर्क रहा, है ना। आवागमन रहता था लोगों का। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? कि भारत बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता था, बहुत विभिन्न जातियों के लोग यहाँ आए, यहाँ रहे, भारत के लोग वहाँ जाते थे,
लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति बनी रही, है ना। तो ऐसा क्या कारण था जिससे ये इतनी मजबूती से ये संस्कृति जमी हुई है। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिम और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ चले गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। ये सारी भारत के पड़ोसी देश हैं बेटा, है ना, जहाँ भारत के लोग बसे हैं, जहाँ भारत की यादें बसी हैं, भारत की पहचान जहाँ बसी है। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसके पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। मिथक जो मतलब अविश्वसनीय बातें जो फैली रहती है ना, मिथक वैसे मिथ्या से बना हुआ एक शब्द है कि मतलब झूठ का एक जाल, और दंत कथाएं जो कहानियाँ बोली और सुनी जाती है ना, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनने के माध्यम से आगे चली जा रही है। और कि हिमालय का इस तरह की कहानियों से बहुत गहरा संबंध है। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। कि पहाड़ किसे आकर्षित नहीं करते बेटा। आज हम भी सोचें हिमालय जैसा विशाल पर्वत, तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित ही करता है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रहीं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। कि इसका उद्गम स्थल है जो भारत में नहीं है, लेकिन ये भारत में उत्तर पूर्व के वाले एरिया से, है ना, भारत में आती है और फिर वहाँ के जंगलों में, भारत के जंगलों में बहती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। यमुना का संबंध श्री कृष्ण से है बेटा। तो जो इसके आसपास जो जगह है वहाँ तो कृष्ण का वास ही माना जाता है कि उन्होंने यहाँ रास रचाया, यहाँ अपना बचपन बिताया। तो कि यहाँ इस नदी का संबंध तो नृत्य से है। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक भारत की गाथा, भारत की सभ्यता और संस्कृति की पुरानी कहानी। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र दीवारों पर बने हुए चित्र। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। कि आज हम भी बेटा जब ऐसी जगहों पर जाते हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं देखो, साउथ के सारे मंदिर देखो, है ना, ताजमहल देखो, ये जो बड़ी जो कुतुब मीनार देखो, मेहरौली का लोह स्तंभ देखो, तो ये हमें भारत की प्राचीन जो विरासत है बेटा, समृद्ध भारत की विरासत, उसका परिचय देती है। कि जब हम ताजमहल देखते हैं या साउथ के जो बड़े बड़े टेम्पल हैं बेटा जिनमें नक्काशी है, उनको देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में भारत में उस समय में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना नॉलेज था लोगों में। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। कुंभ का मेला हर 4 साल बाद बेटा लगता है और भारत के 4 जो पवित्र स्थल हैं, है ना, इलाहाबाद और उज्जैन, हरिद्वार, बनारस, है ना, काशी, ठीक है ना, उनके स्नान करने के लिए भारत में कोनों कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, वो कि उस समय में भी मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजान प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है।
वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही। मेरे अध्ययन से पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी मैं किसी जगह जाता हूँ, उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता है। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा, है ना, कि जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो कि जब मैं उन जगहों पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में यहाँ पर लाइव कोई चीज़ें ऐसी चल रही है जो हमारी संस्कृति की पहचान है। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की मुझे सुनाई पड़े। प्रतिध्वनि अपना साउंड जो वापस इको जो साउंड होकर आता है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं बेटा, है ना, कि हम ओ करें तो वापस ओ जो साउंड आता है वो प्रतिध्वनि है। तो कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा कि 2500 पहले उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। अशोक महान नाम दिया गया है उन्हें। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह प्रभाव जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मार्ग में आगे निकल गया। कि बेटा भारत के पास सब कुछ था लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे कम होती गई, है ना। मशीनें जहाँ ये स्थान ले रही थी वहाँ भारत अभी तक हाथों पर निर्भर था और यही कारण था कि टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण या टेक्नोलॉजी में आगे ना बढ़ पाने के कारण भारत धीरे धीरे पिछड़ता गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया, वहाँ शब्दाडंबर से लेश भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है ना। कि शब्दाडंबर बड़े बड़े शब्द लिख दिए जाएं बेटा अपने रचनाओं में, जो लोगों को चाहे समझ में आए ना आए, बस ये माना जाए कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे आता है, सबको आता है, और अपने रचनाओं को सुशोभित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए बड़े बड़े शब्द डाल दो, चाहे लोगों को समझ में आए ना आए। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगा। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली थी। उसके स्थान पर महासागरों को पार करने की रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट बाण ने उसे कुचल कर रख दिया और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया।
जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उसके अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर वस्तुएं बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और नए पुराने बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य दिया। ओके बेटा, आज यहाँ तक पढ़िए, समझिए और दिए गए प्रश्नों को कीजिए।